हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीसी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एलसी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल क्षार और लवण टॉपिक शुरू किया था। क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट को हम लोगों ने क्या किया था, शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने इंडिकेटर और एसिड बेस से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस को कंप्लीट किया था। और वहां पर हम लोगों ने लास्ट रिएक्शन कंप्लीट किया था कि जो धात्विक ऑक्साइड होता है वह अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। यहां तक हम लोगों ने पूरी तरीके से क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। आज उसके आगे लेकर के चलते हैं आपको और लेते हैं इस सेशन का एक नया टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक का नाम होगा, क्या होगा यदि अधात्विक ऑक्साइड किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करे। सेशन का नया टॉपिक क्या है कि अधात्विक ऑक्साइड अगर किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करे। तो देखते हैं दोस्तों, हम लोग हेडिंग डालते हैं। हेडिंग होगा हमारे लिए अधात्विक ऑक्साइड का क्षार के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड का क्षार के साथ अभिक्रिया। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि धात्विक ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया। यहां पर है अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकार से क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, यह अपने को समझना है। बिल्कुल सेम रिएक्शंस होनी है यहाँ पे भी, बस फर्क क्या है, वहां पर अधात्विक ऑक्साइड था और यहाँ पर वहां पर धात्विक ऑक्साइड था और यहाँ पर क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। प्रोडक्ट अपने को सेम मिलने वाले हैं। वहां पर भी सॉल्ट और वाटर मिलता था, यहां पर भी अपने को क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे यानी अगर इसकी थ्योरी हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ कराने पर सॉल्ट यानी कि लवण और जल प्राप्त होते हैं। लवण और जल क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। रूल लिखना चाहे तो रूल हम लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि इसके लिए रूल क्या हो जाएगा। तो जो रूल हो जाएगा हमारे लिए कि अधात्विक ऑक्साइड जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रोडक्ट बनाता है लवण और प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है। ये रूल हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे हमारे लिए है, जैसे यहां पर है कार्बन का डाइऑक्साइड। कार्बन का क्या है, डाइऑक्साइड। यह अभिक्रिया जब करता है किसके साथ, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा जब, तो ये बनाता है कैल्शियम का कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम का कार्बोनेट और प्लस अपने को यहां से क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। यहां पर जो है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जो है यह एक क्षार है। और अब मैंने आपको बताया था कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तब जाकर के सॉल्ट और वाटर बनता है। यानी अधात्विक ऑक्साइड जो है यह क्या हो जाएगा, यहां पे अम्ल हो जाएगा। और यह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉल्ट है, एक लवण है। कहते हैं चीजें क्लियर हैं। यानी यहां से भी अपने को एक चीज मिलेगा कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं
अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह किस प्रकृति की होती है, तो वह होती है उसकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति होती है। ये पॉइंट ये हमारे लिए अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, ये अम्लीय होती है। क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड की जब क्षार के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो प्रोडक्ट अपने को क्या मिलता है, प्रोडक्ट अपने को मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, लवण और जल मिलेगा यहां से। जैसे यहां पर रूल मैंने आपको मेंशन कर दिया कि अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया जब क्षार के साथ कराई जाती है तो अपने को लवण मिलता है और जल मिलता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैंने आपको बताया जैसे कि कार्बन का डाइऑक्साइड है, अगर इसकी अपक्रिया कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाए तो प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये H2O हो जाएगा। क्लियर है सभी को? या किसी कोई दूसरी रिएक्शन ले ले हम लोग, जैसे मान लिया जाए SO2 सल्फर का डाइऑक्साइड ले लिया हमने, सल्फर के डाइऑक्साइड की अपक्रिया हमने करा दी MgOH के होल ट्वाइस के साथ, फिर भी प्रोडक्ट अपने को मिलेगा MgSO4, और यहां से अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वाटर बाई प्रोडक्ट के रूप में। यहां पर भी अपने को मिलेगा क्या, मैग्नीशियम का सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है। क्या है? एक सॉल्ट। तो ये था अधात्विक ऑक्साइड का क्षार के साथ अपक्रिया कैसे होती है। तो एक बार से फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या समानता होती है। तो मैं हट जाता हूं, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें और देखते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या समानताएं होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए अम्ल और क्षार में समानता। अम्ल और क्षार में समानता हेडिंग है हमारे लिए अम्ल और क्षार में समानता। क्या सिमिलरिटीज होती है एसिड और बेस में, ये अपने को देखता। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, देखते हैं एक एक्टिविटी इसको सारी चीज़ों को हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से समझें तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमने लिया यहाँ पे एक पात्र, एक कोई कंटेनर ले लिया लाइक दिस, इसके जैसा ये पात्र लिया हमने। इस पात्र में हमने यहाँ पे कॉर्क लगाया, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, कॉर्क लगाया, और इस कॉर्क के सहारे हमने नेल्स लगा दिए, यानी कि कील लगा दी। यहाँ पे ये नेल्स है, यानी कि ये कील है, ये पात्र है, ये पात्र। और इस नेल्स को, और इसमें हमने डाल रखा है क्या, इसमें हमने डाल दिया सबसे पहले HCl डाला। आपको दोनों में से कोई एक डालना है, चाहे आप HCl डाल दो या आप क्या डाल दो, या आप डाल दो NaOH। HCl क्या है, एक एसिड है, जबकि NaOH क्या होगा हमारे लिए, ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर है डाइल्यूट HCl या फिर क्या है NaOH। और ये जो नेल्स लगे हैं इसको एक बाह्य परिपथ के द्वारा हम लोग एक 6 वोल्ट की बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अपने लिए बैटरी है, लेकिन कितनी वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। और यहाँ से एक बाह्य परिपथ के द्वारा हमने यहाँ पे कुंजी लगा दिया, और यहाँ पे लगाया बल्ब। क्या लगाया, ये क्या है, बल्ब है, ये बल्ब लगा दिया। जब ये कुंजी क्लोज करते हैं हम लोग, बंद करते हैं, तो आप देखते हैं कि यहां से यह बल्ब ग्लो करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। बल्ब ग्लो करना क्या करेगा, शुरू कर देगा। यानी इससे एक चीज क्लियर होती है क्या, कि अम्ल और क्षार जो होते हैं
उनका जो जलीय विलयन होता है, अम्ल और क्षार का क्या जलीय विलयन, उनका अम्ल और क्षार का जलीय विलयन वैद्युत का चालन क्या करेगा, करता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसे मेंशन करना चाहे तो हम लोग लिखते हैं अम्ल और क्षार का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ये पहली सिमिलरिटीज हो गई इसकी। पहली सिमिलरिटीज क्या होगी इसकी, कि अम्ल और क्षार का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। दूसरी सिमिलरिटीज ये है कि अम्ल और क्षार को जब आप लोग जल में डालोगे, आई मीन वाटर में जब इसको डाला जाता है, तो यह अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अम्ल और क्षार को जब हम लोग जल में डालते हैं तो यह अपने आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अम्ल और क्षार जितना ज्यादा प्रबल होगा, उसके टूटने की टेंडेंसी उतनी ही क्या होगी, प्रबल होगी। आयन की मात्रा उतनी ज्यादा मिलेगी, यानी आयनों की सांद्रता क्या होगी, उसमें ज्यादा होगी। दूसरी सिमिलरिटीज हो गई है। तीसरी सिमिलरिटीज क्या है इन दोनों में, तीसरी सिमिलरिटीज ये है कि अम्ल और क्षार जो होते हैं ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। तो ये सारी की सारी सिमिलरिटीज होती है इसमें, अम्ल और क्षार जो होते हैं संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ये किसी भी वस्तु पर जब पड़ते हैं तो यह उस वस्तु को क्या कर देते हैं, सड़ा गला करके नष्ट कर देते हैं। तो तीन सिमिलरिटीज होती हैं, तो ये रही इनकी सिमिलरिटीज। तो एक बार से आप पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा यदि अम्ल और क्षार को जल में डाल दिया जाए। बस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और लेते हैं सेशन का नेक्स्ट टॉपिक, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या जब अम्ल और क्षार कहाँ पर हों, जल में हो। जब अम्ल और क्षार कहाँ पे हो, जल में हो, तो फिर क्या होगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, जब अम्ल और क्षार जल में हो, जब अम्ल और क्षार कहाँ पे हो, जल में हो। रिएक्शन देखना है यहाँ पे हम लोग कुछ, जैसे देखो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं। ये कोई क्षार है और ये अपने पास अम्ल है। इसे जब हम लोग किस में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो इसके आयन आपस में एक्सचेंज होकर के प्रोडक्ट बनाते हैं NaCl, और यहाँ से क्या बन जाएगा ये, और यहाँ से बन जाएगा H2। ये रिएक्शन आप जानते हैं, ये रिएक्शन क्या करते हैं आप जानते हैं। इसी रिएक्शन को अगर और आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, अगर हम लोग जैसे सॉल्ट ले लें, जैसे एक एक्टिविटी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक एक्टिविटी के थ्रू समझे से, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पे, हमने ले लिया यहाँ पर एक वीकर लिया, क्या लिया हमने यहाँ पे, एक वीकर लिया। ये ग्लास ट्यूब है, इधर थोड़ा सा स्पेस देते हैं रिएक्शन लिखने के लिए दोस्तों हम लोग। ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ये क्या हमारे लिए ग्लास ट्यूब है। इसमें हमने डाल रखे हैं NaCl। ये हमारे पास क्या है, NaCl है। NaCl का क्या है ये, तो देखते हैं यहाँ पे। और इसमें हमने डाल रखा है क्या, चलो हम डाल देते हैं इसमें H2SO4। सबसे पहले H2SO4 डाल दिया H2SO4, डाइल्यूट है। और अगर इसमें हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डालें इस H2SO4 में, तो क्या होगा, ये आप जवाब दीजिए मुझे। ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम लोग इसमें डिप कराएं, तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, चेंज इनटू रेड इन कलर में चेंज हो जाएगा। रेड इन कलर में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। होगा क्या,
जैसे देखो रिएक्शन क्या हो, H2SO4 ले लो, कोई जरूरी नहीं कि आप H2SO4 लो, आप HCl भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो आप? HCl भी ले सकते हो। रिएक्शन क्या होगी इसमें, रिएक्शन देखना है। यहां पर होगा ये जो HCl है जब जल में पहुंचता है तो प्रोडक्ट देता है क्या, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, और प्लस यहां से अपने को क्या मिल जाता है, अपने को मिलता है Cl माइनस। ये नाम है इसका, क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन। कैसे प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोनियम आयन, जैसे यहां से अपने को H प्लस मिलेगा, H प्लस जल के साथ अभिक्रिया करता है और प्रोडक्ट बनाता है H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है क्या सभी को? ये कई बार पूछा जाता है, जैसे एग्जामिनर्स आपसे पूछ ले कि हाइड्रोनियम आयन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रोनियम आयन का केमिकल फॉर्मूला। क्लियर है? क्या होगा हाइड्रोनियम आयन का केमिकल फॉर्मूला, H3O पॉजिटिव होगा। ठीक इसी तरीके से जैसे मान लिया जाए कोई भी बेस हो, हमने एसिड डाल के देखा, कोई बेस डाल दिया जाए, जैसे बेस हमने डाल दिया NaOH, तो अगर NaOH को आप वाटर में डालो, वाटर में डिसॉल्व कराओ, तो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा Na प्लस और OH माइनस। इसी तरीके से अगर KOH को डालो वाटर में, तो मैंने आपको बताया कि सारे के सारे पार्टिकल अपने आयनों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये अपने को मिल जाएगा यहाँ से K प्लस और OH माइनस। इसी तरीके से अगर MgOH के होल ट्वाइस को अगर आप जल में डालो, तो यहाँ से मिलेगा Mg2 पॉजिटिव और 2OH माइनस। और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे आपने CaOH का होल ट्वाइस डाल दिया जल में, तो यहाँ से अपने को मिलेगा Ca प्लस 2 प्लस 2OH माइनस। आप देख रहे हैं कि जल में डालने पर, चाहे आप एसिड डालो या बेस डालो, जल में डालने पर ये क्या हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। अगर ये अपने आयनों में टूट जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, अगर अम्ल और क्षार जल में डालने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो यह उसकी एक सिमिलरिटीज को व्यक्त करता है, एक समानता को व्यक्त करता है। मैंने ऊपर लिखा भी है कि जब अम्ल और क्षार कहाँ पर हो, जल में हो, तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। और यानी हम यहाँ पर लिख लें कि जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार जल में होते हैं तो वह अपने आयनों में टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। ये सिमिलरिटीज होती है। तो ये था जब अम्ल और क्षार जल में हो। तो एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं इस सेशन का नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं दोस्तों, उदासीनीकरण अक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या इसी को हम लोग वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे लिए टॉपिक होगा, ये होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा हमारे लिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी अगर इसकी परिभाषा अपने को लिखनी हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अम्ल और क्षार की वह अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की वह अभिक्रिया जिसको कराने पर लवण और जल बनता हो, लवण और जल बनता हो, क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। या इसी को हम लोग वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो कुछ भी दे आपसे, वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन दे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे, या फिर क्या दे आपसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया दे, तो सारा काम, सारी चीजों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। होता क्या है इसमें देखते हैं। जैसे कोई HX है, HX क्या है, यहाँ पे एक
एसिड है, यह अब क्रिया करे किसी बेस के साथ, एम फॉर मेटल, ये बेस के साथ अगर अब क्रिया करे तो प्रोडक्ट बनता है क्या, प्रोडक्ट अपने को मिलेगा क्या, यमएक्स मिलेगा। यमएक्स क्या है यहाँ पे, सॉल्ट है, और क्या मिल जाएगा यहाँ से, H2 मिल जाएगा। रिएक्शन देखना, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। HX में जैसे हमने HCl ले लिया और HCl की अब क्रिया करा दी हमने NaOH के साथ, प्रोडक्ट अपने को मिलेगा NaCl एक्वस, और यहां से अपने को मिलेगा क्या, H2O लिक्विड। तो देखो यहाँ पे एसिड और प्लस क्या, बेस, प्रोडक्ट क्या मिला, सॉल्ट, और प्रोडक्ट क्या मिला यहाँ पे, वाटर। तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। और रिएक्शन देखना चाहो, जैसे H2SO4 एक्वस है, अब क्रिया करा दें MgOH के होल ट्वाइस के साथ, प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा MgSO4 एक्वस, और अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ से, H2O लिक्विड, ये मिलेगा अपने को। बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ पर 2 कर देंगे हम लोग, बैलेंस हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में वाटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण क्रिया। कितनी बातें समझ में आ गई सभी को। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन इसके लिए क्या होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक और कुछ खनिज एसिड होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है क्या, कार्बनिक अम्ल। आपसे इस तरीके से सवाल पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है और कौन सा खनिज अम्ल है। ये आगे चल करके और भी सारी चीजें हम लोग देखेंगे कार्बनिक अम्ल से और खनिज अम्ल से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर जो भी देखना होगा 2-4 हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे है साइट्रिक अम्ल, जो आप जानते हैं नींबू में पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल है। जैसे हमारे पास टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो यानी इनके स्रोत आप देख रहे हो कि ये लिविंग है, लिविंग थिंग्स है। स्रोत क्या है, लिविंग थिंग्स है। और इनका जो मेजर पार्ट है, इस कार्बन का मेजर पार्ट, सॉरी कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक रसायन मतलब ये अम्ल का मेजर पार्ट क्या होगा, यहाँ पे कार्बन होगा। लेकिन यहाँ पर देखें अगर खनिज अम्ल की बात करें, खनिज अम्ल में जैसे HCl, जैसे H2SO4, जैसे HNO3, यानी इन सब का मेजर पार्ट क्या होगा, मेजर पार्ट इनका कार्बन नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा। तो अगर ये कार्बन नहीं है इनका मेजर पार्ट, तो फिर ये कैसे एसिड है, खनिज एसिड। बात समझ में आई। और देखिए यहाँ पे जो मिनरल्स एसिड होते हैं, इनकी अम्लता जो होती है ये ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू किसके, कार्बनिक अम्ल के। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लो, फिर देख के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं क्या होता है, पीएच स्केल। क्या देखते हैं हम लोग, पीएच स्केल। तो उसके पहले आप लोग इसका, या यहीं पर हम लोग देखते हैं कुछ प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में बात कर लें। चलो यहाँ पर ये भी बता देता हूं आपको कि प्रबल अम्ल क्या है और प्रबल क्षार क्या है, उसके बाद पीएच स्केल शुरू करते हैं हम लोग। प्रबल अम्ल में जैसे HCl प्रबल अम्ल है, H2SO4 लेकिन कॉन्सेंट्रेट हो, डाइल्यूट नहीं। यहाँ पर HNO3, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार जैसे देखो KOH, जैसे NaOH, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रबल क्षार। LiOH, सारे के सारे क्या हैं, प्रबल क्षार। तो ये रहे कुछ प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। बाकी सॉल्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अपक्रिया बनता है तो सॉल्ट किस प्रकृति का बनता है, या दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार अपक्रिया करेगा
तो सॉल्ट किस प्रकृति का बनेगा। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक करके बहुत केयरफुली, बहुत आराम से। 10 मिनट में विद्वान नहीं बनना है। आपको तमाम ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको ऐसा बताया जाएगा कि 10 मिनट में सीख ये चैप्टर 10 मिनट में ख़त्म। कैसे कर दोगे भाई? 10 घंटे की चीज़ों को या 10 टॉपिक को, 10-15 टॉपिक को 10 मिनट में कैसे क्लियर कर दोगे आप? क्या चांस है? क्या नहीं है। आपको बहुत केयरफुली सारी चीज़ों को समझना है। ये सारी चीज़ों को अगर आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और समझेंगे आप लोग धीरे धीरे। तो इसे आप लिखिए, हर एक सपना पूरा होगा हमारा। बस बने रहिए आप जीसीसी सर के साथ। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, और देखते हैं पीएच स्केल, पीएच पैमाना। नेक्स्ट क्या है? पीएच स्केल है। पीएच पैमाना क्या है? ये पीएच पैमाना, पीएच स्केल। देखो यहाँ पे पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल बेसिकली एक प्रकार का पैमाना होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी पदार्थ की अम्लीयता का अथवा उसकी क्षारीयता का निर्धारण करते हैं। जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? उसकी अम्लीयता का अथवा क्षारीयता का निर्धारण करते हैं। इसको हम लोग मेंशन भी करेंगे, यानी पीएच पैमाना इस तरीके से लिख भी सकते हैं हम लोग। पीएच पैमाना वह पैमाना होता है, वह पैमाना होता है जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ के अम्लीयता अथवा क्षारीयता का पता लगाते हैं। या ना इस तरीके से लिख दें, अम्लीयता अथवा क्षारीयता की सांद्रता का पता लगाते हैं। इस तरीके से लिख दें तो ज्यादा बेटर है कि कोई भी पदार्थ कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। ये पता लगाते हैं किसके द्वारा? हम लोग पीएच स्केल के द्वारा, पीएच पैमाने के द्वारा पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? पीएच पैमाना क्या है देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास जो स्केल होती है वो स्केल क्या है, तो आप कहेंगे कि लंबाई के मापने का एक मतलब क्या है? एक डिवाइस है। लंबाई के मापने का क्या है? एक डिवाइस है। ठीक उसी तरीके से पीएच स्केल भी क्या है? एक प्रकार की डिवाइस बोल सकते हैं उसे, जो हमें किसी भी पदार्थ की अम्लीयता का अथवा उसकी क्षारीयता की सांद्रता का क्या करता है? वो पता लगाता है। जिसमें 0 से लेकर के 14 तक के अंक इंगित किए गए होते हैं। 0 से लेकर के 14 तक के अंक क्या किए गए होते हैं? इंगित किए गए होते हैं। देखते हैं हम लोग पीएच पैमाना क्या होता है, सारी चीजें देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पर बनाऊं, अगर पीएच पैमाने की बात करूं तो ये रहा आपके सामने पीएच पैमाने का कुछ डायग्रामेट्री। समझते हैं इसे दोस्तों बहुत केयरफुली, बहुत आराम से। ये पीएच पैमाना बनाते हैं लोग। ये रहा 14। पीएच स्केल की बात कर रहे हैं, ये है पीएच स्केल। पीएच स्केल है। अंक इंगित किए गए होते इसमें 0 से लेकर के 14 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और सिर्फ 13 ही बना था क्या? और ये हो गया आपका 14। ये पीएच स्केल है जिसमें 14 तक के अंक क्या किए गए होते हैं? इंगित किए गए होते हैं। जिनमें से बहुत केयरफुली समझेंगे हम लोग।
जिनमें से 7 जो होता है, यहां पर देखिए आप लोग 7, ये अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वह पदार्थ कैसा होगा? उदासीन होगा। उदासीन का मतलब होता है कि ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्या होगा? क्षारीय होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस दिशा से इस दिशा की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता जाएगा क्षारीयता क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी 7.1 से लेकर के 14 तक के जितने भी पदार्थ होते हैं पीएच पैमाने पर अपना पीएच वैल्यू रखने वाले, तो वैसे पदार्थ किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन 0 से लेकर के, अगर 0 से लेकर के 6.9 तक के पदार्थ जो होते हैं ये अम्लीय होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 14 हो, बहुत ज्यादा होते हैं, वो वायलेट कलर के होते हैं, बैंगनी रंग के होते हैं, वायलेट कलर के होंगे। जिनका पीएच मान 0 होता है या डार्क रेड होते हैं। कैसे होते हैं? गाढ़े लाल रंग के होते हैं। मैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की बात कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन जिनके पीएच मान लगभग 7 होते हैं इन्हें हम लोग ग्रीन रखते हैं, और जिनके पीएच मान 4 होते हैं या पाए जाते हैं लगभग इस प्रकार के ऑरेंज होते हैं। पॉइंट्स हम यहाँ पर नोट भी करें या मैं आपको इस तरीके से ओरली समझा दूं कि ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 होता है, जिनका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। उनकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। जैसे जल पीने पर ना तो हमें खट्टा लगता है और ना ही हमें वो कड़वा लगता है, इसलिए जल का पीएच मान कितना होता है? डिस्टिल्ड वाटर की बात करें हम लोग, जल का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसी टैप वाटर की नहीं, ना तो किसी तालाब के पानी की बात कर रहे हैं हम लोग। जिस पानी को हम लोग पीते हैं ना, क्योंकि वो ना तो हमें खट्टा लगता है और ना ही हमें कड़वा लगता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। लेकिन ऐसे पदार्थ जिनको खाने पर खट्टे लगे हमें, उनका पीएच मान 0 से लेकर के 6.9 के बीच में होता है। जैसे सिरके की बात करें, सिरका खट्टा लगता है, विनेगर, सिरका, तो वो कैसा है? वो आपका जानते हैं कि खट्टा क्यों है? क्योंकि उसमें एसिड पाया जाता है। अगर ऐसा कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान हमें 7 से ज्यादा है, अगर 7 से ज्यादा है तो कैसा है? क्षारीय है वो। ये है पीएच स्केल। यानी पीएच स्केल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ की अम्लीयता अथवा क्षारीयता की सांद्रता का पता लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पीएच मान क्या होता है और यह कैसे निकाला जाता है। पीएच मान, जैसे देखो पीएच मान, ये कई बार पूछा भी जाता है कि पीएच वैल्यू, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच मान। क्या होता है पीएच मान? यानी कि अगर इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहें तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। यानी पीएच बराबर जो होता है, क्या होता है? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के। क्या होता है? पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन किसके? कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। ये होता है पीएच मान निकालने का फॉर्मूला। आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनके पीएच मान हम लोग निकालेंगे भी।
जैसे अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है। यानी वहां पर हम लोग देखेंगे H+ का कॉन्सेंट्रेशन और OH- की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मल्टीपल कराया जाए तो क्या आएगा, वहां पर सारी चीजें देखेंगे हम लोग। तो ये था, मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या बोला जाता है, पीएच मान बोला जाता है। ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला होता है पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के। तो ये था पीएच स्केल, ये थी पीएच वैल्यू। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनके पीएच मान हमको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उनको मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूं, आपको सारी चीजें बताता हूं, लेकिन उसके पहले आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दोस्तों, ये है आपके सामने चार्ट, पूरी तरीके से प्रिपेयर है, रेडी है। देखते हैं, यहां से डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले, सारी चीजों को केयरफुली सुनिएगा, अगर आपसे पूछ ले, मैंने यहां पर ऊपर देख लीजिए सीरियल नंबर डाल रखा है, ये विलयन है, ये पीएच पेपर का रंग है, ये पीएच मान है, और यहां पर उस पदार्थ की प्रकृति है कि अम्लीय है कि क्षारीय है, ये देखना आपको। जैसे सीरियल नंबर 1 में पहला देखें हम लोग लार का, लेकिन इस लार, वो लार जो खाने से पहले हमारे मुंह में बनते हो, खाने से पहले उस लार का जो पीएच पेपर का रंग होता है वह ग्रीन होता है, हरा होता है, और उसका पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है, 7.4 होता है, और उसकी प्रकृति हो जाती है कैसी, क्षारीय प्रकृति हो जाती है। लार खाने के बाद जब हम लोग निवाला मुंह में डालते हैं, यानी खाने के बाद, निवाला जाने के बाद ऑरेंज येलो होता है ये पीएच पेपर का रंग, और पीएच मान कितना होता है इसका, ये होता है 5.8। क्या होता है, 5.8। अब यहां पर देखिए, यह पीएच मान 7 से कम है, पीएच मान क्या है, 7 से कम है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी अम्लीय। नेक्स्ट है नींबू का रस। नींबू का रस जो होता है, पीएच पेपर का रंग रेड होता है, और इसका जो पीएच मान होता है 2.5, जिसको आप स्टार लगाएंगे, ये कई बार पूछा गया सवाल है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2.5, और प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी अम्लीय हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कॉफी। कॉफी ऑरेंज येलो होता है पीएच पेपर का रंग, पीएच मान इसका होता है 5, 7 से कम है, तो प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। नेक्स्ट हमारे पास टमाटर का रस। टमाटर के रस का पीएच पेपर का रंग ऑरेंज होता है, कैसा होता है, ऑरेंज होता है, और पीएच मान कितना होता है, 4.1 होता है। अगर ये 4.1 पीएच मान है तो प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी अम्लीय। नेक्स्ट हमारे पास टोटी का जल, टैप वाटर, इसका जो पीएच पेपर पर रंग होता है ग्रीनिश येलो होता है। अगर ये ग्रीनिश येलो है यार, पीएच मान इसका कितना होता है, 6.5। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं वहां पर जब वहां उदासीन की बात कर रहे थे हम लोग, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर लिया था। क्या लिया था हम लोगों ने, डिस्टिल्ड वाटर लिया था, तो उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। यहाँ पर पीएच मान 6.5 है, ये 7 से कम है, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 1 मोल NaOH। 1 मोल क्या, NaOH, मोल एक संख्या है या सांद्रता की मापने की इकाई है, इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे 1 मोल NaOH का जो पीएच पेपर का रंग होता है वह होता है वायलेट कलर का, और इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है, और प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारे पास HCl। 1 मोल HCl का पीएच पेपर का रंग डार्क रेड होगा, और पीएच मान इसका लगभग 0 होगा, और यह क्या हो जाएगी, प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी, प्रकृति इसकी होती है अम्लीय होती है। तो यह आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में पीएच का महत्व क्या होता है, डेली लाइफ में पीएच का महत्व क्या होता है। तो जैसे देखिए, हमारे डेली लाइफ में पीएच के महत्व की बात करें तो फूड के डाइजेशन में भी पीएच का महत्व होता है। भोजन जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी
कुछ एसिड को क्या करती है, स्रावित करती है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करती है। मैंने आपको बताया कि 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच मान होता है क्या होता है, 0 होता है, तो फूड के डाइजेशन में। दूसरा है पीएच मान ये पता लगाता है कि हमारी जो मिट्टी होती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, मिट्टी की अम्लीयता का अथवा उसकी क्षारीयता का पता लगाया जाता है। जैसे मिट्टी अगर ज़्यादा अम्लीय हो जाएगी तो जो क्रॉप होती है उसकी यील्डिंग, उसकी पैदावार क्या होती है, कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगा। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो नुकसान ज़्यादा होगा, या मिट्टी अधिक क्षारीय है तो भी प्रोडक्शन कम होगा। तो किसके द्वारा पता लगाते हैं हम लोग, पीएच के द्वारा पता लगाते हैं। क्या करते हैं इसके उपचार के लिए, अगर मिट्टी हमारी अम्लीय है तो उसमें क्षार डालते हैं। क्या डालते हैं उसमें हम लोग, क्षार, और क्षार के रूप में हम लोग क्या डालते हैं, जैसे CaO डाल दें, बिना बुझा चूना, या CaOH का होल ट्वाइस डाल दें, यानी बुझा चूना, स्लैब्ड लाइम जिसे बोलते हैं हम लोग, बुझा चूना। मैंने तीनों जैसे मैंने क्विक लाइम यानी बिना बुझे चूने का सूत्र बताया था आपको, बुझे हुए चूने का सूत्र बताया था मैंने, खड़िया, संगमरमर, इन सारी चीज़ों का, अंडे का जो ऊपरी छिलका होता है उन सारी चीज़ों का सूत्र आपको बता रखा है, उसे आप जाइए देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे मान लिया जाए मिट्टी क्षारीय हो जाती है, तो क्षारीय मिट्टी को न्यूट्रल करने के लिए, उसकी क्षारीयता को खत्म करने के लिए किसी बेस को मिलाया जाता है। हम लोगों ने पहले ही इसके पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने बहुत केयरफुली आपको पढ़ाया है। कई बार पूछा गया सवाल भी है कि उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये था उदासीनीकरण क्रिया। पीएच के महत्व है ये। नेक्स्ट देखिए, पीएच का हमारे डेली लाइफ में बहुत नुकसान भी होते हैं। जैसे हमारे माउथ का पीएच मान जब 5.5 से नीचे आने लगता है तो ये टीथ डीके का कारण बनता है, दांत की सड़ने का कारण बनता है। जब 5.5 से क्या आने लगता है, नीचे आने लगता है, तो क्या बनता है ये, तो यहाँ पर दांत के सड़ने का भी वही रीजन बनता है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे या इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि किस पीएच मान पर दांत सड़ने शुरू होते हैं, तो पीएच मान क्या हो जाएगा, वो 5.5 हो जाएगा। हमारी जब ज़्यादा एसिडिटी बनती है स्टमक में, पेट में, तो उसका भी पीएच मान बहुत कम होता है। उसके पीएच मान को न्यूट्रल करने के लिए, सेवन करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH के होल ट्वाइस का लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इनो नहीं कि एसिडिटी बने तो इनो पी दो, नो नो नो, है ना। खट्टी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, आग में घी डालने के बराबर होगा। खुद तो एसिडिटी बन रहा है, अम्ल ज़्यादा है पेट में, और अम्ल लें अगर हम लोग तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं, सुनामी आएगी पेट में, है ना, है कि नहीं, सुनामी आएगी। तो ये था हमारे पीएच मान का डेली लाइफ में क्या महत्व होता है। तो ये था, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एसिड बेस की जो भी रिएक्शंस होती है हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोर अबाउट सॉल्ट। यहाँ से सॉल्ट शुरू होता है, लवण शुरू होता है, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत केयरफुली देखते हैं लवण के बारे में, यानी सॉल्ट। नाम कितना गजब का इसका, सॉल्ट, है ना। बनता कैसे है, मैंने आपको कई तरीके बताए हैं। हाँ दोस्तों, एक काम आप जरूर करिएगा, वीडियो देखते समय एक पेन और पेपर लेकर के जरूर बैठिएगा। माना कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, फिर भी कोई ऐसी चीज़ अगर मेरे द्वारा कही जाए जिसे आप ना जानते हो तो उसे आप जरूर नोट डाउन करिए, एक अच्छी नोट बनाइए। और जितने भी रूल्स लिखवाया मैंने, उस रूल को तो आप एक पेज पर एक्स्ट्रा दे करके जरूर लिख लिया करिए, उसे बहुत काम आएगा, समय बचाने में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्ट, मोर अबाउट सॉल्ट, यानी कि लवण। एक स्टेटमेंट यहां मैं लिखता हूं, बहुत केयरफुली समझिए कि सभी क्षार क्षारक होते हैं जबकि सभी
क्षारक क्षार नहीं होते, ये पॉइंट यहां जरूरत पड़ेगी इसकी कि सभी क्षार, और यहां इसका जवाब भी आपको मिलेगा। कोई आपसे पूछे कि सभी क्षार क्षारक होते हैं जबकि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्यों? जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे। सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट के प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो मैंने आपके कई प्रिपरेशन बताए। एसिड बेस के रिएक्शन के दरमियान भी क्या करते हैं, सॉल्ट बनते हैं। सॉल्ट के टाइप की बात करनी है आपको कि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो यहाँ पे सॉल्ट के टाइप की अगर बात करें तो सॉल्ट जो होगा वह भी 3 प्रकार के सॉल्ट की स्टडी हम लोग करेंगे यहाँ पे। जैसे पहला होता है आपका उदासीन लवण, और दूसरा होता है आपका ये होता है अम्लीय लवण, और तीसरा होता है क्षारीय लवण। तीसरा क्या होता है, क्षारीय लवण। ये होते हैं आपके उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्या होते हैं, क्षारीय लवण होते हैं। देखते हैं यहाँ पे कि उदासीन लवण कैसे बनते हैं, अम्लीय लवण क्यों कहलाते हैं, ये क्षारीय लवण क्यों कहलाते हैं। सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे इसका आज हम लोग, है ना। बहुत केयरफुली समझना दोस्तों। देखो उदासीन लवण की अगर बात करें तो जैसे जब हम लोग प्रबल अम्ल की अपक्रिया प्रबल क्षार के साथ कराते हैं तो जो लवण बनता है वह लवण कैसा होता है, उदासीन होता है। केयरफुली समझना। जैसे देखो यहाँ पे जैसे HCl की अपक्रिया अगर NaOH के साथ कराई जाए तो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से NaCl प्लस H2O। तो ये जो NaCl मिला यह NaCl कैसा होगा, उदासीन होगा। ये उदासीन लवण है। नेक्स्ट है जब दुर्बल अम्ल की अपक्रिया दुर्बल क्षार के साथ कराई जाए तो प्राप्त सॉल्ट यानी कि प्राप्त लवण अपने को क्या मिलेगा, उदासीन मिलेगा। ठीक है। अब दुर्बल अम्ल में क्या है, जैसे हमारे पास H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और दुर्बल क्षार की अगर बात करें जैसे NH4OH, इसकी अपक्रिया अगर कराई जाए यहाँ पे तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अपने को अमोनियम का कार्बोनेट मिलेगा। अपने को मिल जाएगा क्या, यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस CO3, और प्लस यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अपने को मिलेगा H2O, और यह भी क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, ये उदासीन होगा। अब यहाँ 2 लिख करके बैलेंस भी कर सकते हैं, है ना। 2 लिख करके क्या कर रहे हैं हम लोग, बैलेंस, तो हमको 2 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से तो ये तो उदासीन लवण हो गए। यानी उदासीन लवण कब बनेंगे, जब कोई प्रबल अम्ल किसी प्रबल क्षार के साथ अपक्रिया करे या कोई दुर्बल अम्ल किसी दुर्बल क्षार के साथ अपक्रिया करे तो भी प्रोडक्ट अपने को क्या मिलने वाला है, तो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा उदासीन लवण मिलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, अगर हम लोग अम्लीय लवण की बात करें हम लोग किसकी बात करें, हम लोग अम्लीय सॉल्ट की, यानी कि अम्लीय लवण की बात करें। अगर क्या होता है अम्लीय लवण, तो अम्लीय लवण कब बनेगा, जब कोई दुर्बल क्षार किसी प्रबल अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो बनेगा सॉल्ट। लेकिन सॉल्ट कैसा, यह बनेगा सॉल्ट अम्लीय। सॉल्ट कैसा बनेगा, अम्लीय सॉल्ट बनेगा। दुर्बल क्षार की अगर बात करें, जैसे दुर्बल क्षार की अगर बात करें, CaOH का होल ट्वाइस ले लिया हमने, दुर्बल क्षार है। प्रबल अम्ल में हमने लिया H2SO4 और प्रोडक्ट अपने को मिला क्या, CaSO4, और यहां से अदर प्रोडक्ट अपने को मिला वाटर। तो ये जो होगा CaSO4 यह अम्लीय होगा। क्या होगा, ये अम्लीय होगा। क्यों, क्योंकि यह एक दुर्बल क्षार है और H2SO4 क्या है, एक प्रबल अम्ल है।
अगर दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल अपक्रिया करके किसी सॉल्ट को बना रहे हैं तो अपने को क्या मिल जाएगा वहां से, यहां से जो सॉल्ट मिलेगा यह सॉल्ट की प्रकृति हो जाएगी अम्लीय। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देख लो आप क्षारीय लवण के बारे में। क्षारीय लवण में अगर अपने पास कोई प्रबल क्षार है, कोई क्या है, प्रबल क्षार है, यह अपक्रिया करे किसी दुर्बल अम्ल के साथ, तो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा जो लवण, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे देखो प्रबल क्षार की अगर बात करें, जैसे सोडियम का हाइड्रोक्साइड लिया हमने। दुर्बल अम्ल की अगर बात करें, दुर्बल अम्ल में हमने ले लिया चलो H2SO3 ले लिया, और प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा क्या, Na2SO3, और यहां से बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा H2, ये मिल जाएगा यहां से। तो ये जो मिला इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी क्या, क्षारीय हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ हुआ है, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के साथ हुआ है। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के साथ हुआ है। अगर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के साथ क्रिया होगी तो फिर प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, जो भी सॉल्ट मिलेगा वह सॉल्ट कैसा होगा, वह सॉल्ट क्षारीय होगा। कोई जरूरी नहीं कि आप इतनी डिफिकल्ट रिएक्शन, देखो आसान सी रिएक्शन जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है उसको भी कर सकते हैं। जैसे NaOH की क्रिया विनेगर के साथ करा दें, एसिटिक एसिड के साथ करा दें, प्रोडक्ट अपने को मिलेगा CH3COONA, और अलग क्या होगा यहाँ से H2O। यहाँ पर देखो ये सोडियम एसीटेट जो मिला, यह सोडियम एसीटेट कैसा लवण हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आई? तो ये था मोर अबाउट सॉल्ट में सॉल्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स, जिसे आप स्क्रीनशॉट लो। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ चार्ट कि जो सॉल्ट बनते हैं वह कैसे बनते हैं, किस प्रकार के एसिड और बेस से मिलकर के बनते हैं, और उनकी प्रकृति क्या होती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चार्ट है हमारे सामने। चार्ट में मैंने यहाँ पर सॉल्ट के नाम मेंशन किए हैं। बाकी सारी चीजें आपको करनी है कि फॉर्मूला इसका क्या होगा, उसको सॉल्ट को बनाने के लिए किस प्रकार के बेस और कैसे एसिड यूज किए जाएंगे, और अगर ये जो बेस और एसिड के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बना है उस सॉल्ट की प्रकृति क्या हो जाएगी, ये देखना है आपको। जैसे देखो सबसे पहला है पोटेशियम सल्फेट। सबसे पहले क्या है, पोटेशियम सल्फेट है। तो पोटेशियम सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला होगा या K2SO4 होगा। क्या हो जाएगा ये, K2SO4। तो बेस हमने क्या लिया है इसके लिए, KOH। बेस क्या लिया हमने, KOH। और एसिड क्या लिया हमने, एसिड हमने लिया H2SO4। अब KOH और H2SO4 के मिलने से पोटेशियम सल्फेट बना है। तो यानी यह भी एक प्रबल अम्ल है और यह एक प्रबल क्षार है। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं तो बनने वाले सॉल्ट की प्रकृति कैसी हो जाती है, यह हो जाती है उदासीन। प्रकृति कैसी हो जाती है, ये उदासीन हो जाती है। इसी तरीके से सोडियम सल्फेट की बात करें तो यानी ये है Na2SO4। यानी हमने बेस लिया NaOH, बेस क्या लिया हमने, NaOH, और एसिड क्या लिया, सल्फेट है, तो सल्फेट ग्रुप होना जरूरी है, हमने लिया यहाँ पे H2SO4। अब यहाँ पर देखिए आप, ये भी क्या है, प्रबल क्षार है और यह प्रबल अम्ल है। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी उदासीन। प्रकृति क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम सल्फेट CaSO4। कैल्शियम सल्फेट क्या है, CaSO4 है। अब कैल्शियम सल्फेट बनाने के लिए हमको कैल्शियम बेस के रूप में हमने ले लिया कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, चलो ले लिया, और सल्फेट ग्रुप होना चाहिए, हमने लिया H2SO4। और आप जानते हैं कि जो कैल्शियम सल्फेट होता है यह एक दुर्बल क्षार होता है और H2SO4 क्या होता है, यह एक प्रबल अम्ल होता है। और इन दोनों के मिलने से जो सॉल्ट बनेगा उसकी प्रकृति हो जाएगी कैसी, उसकी प्रकृति हो जाएगी अम्लीय। प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला MgSO4 होता है।
केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये MgSO4 होता है। तो यहाँ पर हमने बेस के रूप में लिया MgOH का होल ट्वाइस, एक दुर्बल क्षार है, एक क्या है, दुर्बल क्षार है। यही फार्मूला होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, इसे आप याद कर लो, क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और यहाँ पर हमने लिया H2SO4, क्या लिया हमने, H2SO4, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रकृति कैसी, अम्लीय, प्रकृति कैसी हो जाएगी, ये प्रकृति भी इसकी हो जाएगी अम्लीय। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है कॉपर का सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 लिया हमने बेस के रूप में लिया। चलो बेस के रूप में कुछ भी ले लेते हैं, बेस के रूप में हमने CuO ले लिया या CuOH का होल ट्वाइस ले लो, आप कुछ भी ले लो। और सल्फेट है तो यहाँ पर H2SO4 लिया हमने, क्या लिया यहाँ पे, H2SO4 लिया। अगर यहाँ पर हमने कॉपर का हाइड्रोक्साइड या कॉपर का ऑक्साइड लिया है तो ये जानते हैं कि दुर्बल क्षार है। इसकी अभिक्रिया जब इसके साथ होती है तो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को सॉल्ट यानी कॉपर का सल्फेट, और प्रकृति इसकी हो जाएगी कैसी, प्रकृति हो जाएगी अम्लीय हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम क्लोराइड, आसान सा है, सोडियम क्लोराइड अभी इसके पहले बनाए थे हम लोग। हमने बेस लिया क्या, NaOH, और एसिड लिया हमने HCl, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रकृति कैसी, प्रकृति होगी उदासीन, प्रकृति कैसी, उदासीन होगी। नेक्स्ट हमने क्या लिया, सोडियम का नाइट्रेट लिया, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, सोडियम नाइट्रेट यानी NO3। अब सोडियम का नाइट्रेट लिया हमने यहाँ पर बेस के रूप में लिया NaOH, और एसिड लिया हमने, चलो HNO3 ले लेते हैं, सोडियम का नाइट्रेट। फिर भी देखो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रकृति कैसी, उदासीन, प्रकृति कैसी, उदासीन हो जाएगी। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट लिया हमने, सॉल्ट क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर अपने को बेस के रूप में क्या लेना पड़ेगा, हमने बेस लिया यहाँ पर NaOH, और यहाँ पर लिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड लिया। अब ये प्रबल क्षार है और यह प्रबल अम्ल है, इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले सॉल्ट की प्रकृति हो जाएगी कैसी, सॉल्ट की प्रकृति होगी क्षारीय। नेक्स्ट है और लास्ट है अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है, NH4 क्या है, Cl है। बेस के रूप में हमने लिया NH4OH, और एसिड लिया हमने HCl, मिल करके दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रकृति कैसी, प्रकृति हो जाएगी अम्लीय, प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो यह एक सॉल्ट का चार्ट है, यह क्या है, एक सॉल्ट का चार्ट। हम लोगों ने देखा कि सॉल्ट जैसे पोटेशियम सल्फेट है तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4 होता है, बेस के रूप में हमने KOH लिया और एसिड के रूप में हमने H2SO4 लिया। प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल के द्वारा मिलकर बनाया गया जो सॉल्ट की प्रकृति होती है, जो लवण की प्रकृति होती है, वह कैसी होती है, उदासीन होती है। इसी तरीके से सोडियम का सल्फेट लिया Na2SO4, और बेस के रूप में हमने NaOH लिया और एसिड के रूप में हमने H2SO4 लिया। दोनों के मिलने से जो सॉल्ट बना उसकी प्रकृति हो जाएगी उदासीन। क्यों, क्योंकि प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल है ये। नेक्स्ट हमने लिया कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट बनाने के लिए बेस जो यूज़ किया हमने कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड यूज़ किया और एसिड के रूप में H2SO4 यूज़ किया। दोनों के मिलने से कैल्शियम का सल्फेट बना और प्रकृति कैसी हो जाएगी, इसकी अम्लीय हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट, हमने MgSO4 लिया यानी मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा कैसे, MgOH के होल ट्वाइस और H2SO4, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रकृति कैसी, अम्लीय हो जाएगी। कॉपर का सल्फेट लिया CuO लिया या फिर CuOH का होल ट्वाइस बेस के रूप में लिया हमने और एसिड के रूप में H2SO4 लिया, यानी कि दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। नेक्स्ट हमने लिया क्या, सोडियम का क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए बेस के रूप में सोडियम का हाइड्रोक्साइड लिया और हमने एसिड के रूप में HCl लिया, यानी दोनों के मिलने से NaCl बना। प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रकृति कैसी हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। नेक्स्ट है सोडियम का नाइट्रेट है यानी NO3। हमने बेस के रूप में सोडियम का हाइड्रोक्साइड लिया और अम्ल के रूप में हमने यानी क्षार के एसिड के रूप में हमने क्या लिया, HNO3 लिया। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बना उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी,
प्रकृति हो जाएगी उसकी उदासीन हो जाएगी। नेक्स्ट हमने लिया सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, सॉरी यहाँ पर Na2CO3 होना चाहिए, ये सोडियम कार्बोनेट, ये Na2CO3 लिया हमने। और यहाँ पर आप देखिए बेस के रूप में हमने लिया सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH, और यहाँ पर हमने लिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इन दोनों के मिलने से ये बना। और यहाँ पर देखिए प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल दोनों के मिलने से जो सॉल्ट बनेगा उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। लास्ट जो हमारे पास है वो अमोनियम क्लोराइड, मैंने आपको बताया कैसे बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन की क्लोराइड से मिलकर के बनेगा। और ये देखिए आप, ये दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी इसकी अम्लीय हो जाएगी। तो ये था कुछ सॉल्ट के बारे में था। और अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और नेक्स्ट अपने को पढ़ना है जो भी सॉल्ट होते हैं उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कैसे कुछ बनाए जाते हैं। जैसे सॉल्ट के बारे में, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। या अब कोई बेस है, जैसे कि अपने को हमारे NCERT में मेंशन किया हुआ है सोडियम का हाइड्रोक्साइड जो बेस है, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताएंगे, और हाँ ज़रूर बताएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना हम लोग नहीं भूलेंगे। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। देन बाय टू ऑल ऑफ यू।